दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और दोस्तों मैं हूं अरविंद यादव। दोस्तों फिर मैं हाजिर हूं। 12th एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है आपका एनिमल हस्बेंड्री, यानी चैप्टर नंबर 16 लेकर। दोस्तों चैप्टर नंबर 16 जो है इसके 5-6 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। आगे के क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों, जिसका नाम है मुर्गी पालन। क्या नाम है दोस्तों? मुर्गी पालन। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको जल्द से जल्द मिल सके। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। दोस्तों अंडे सेने की प्राकृतिक विधि के लाभ एवं हानि लिखिए। मैंने कल आपको प्राकृतिक विधि क्या होती है अंडे सेने की, वह है उसके बारे में आपको बताया था। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो हमारा देखा होगा तो आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके निम्न लाभ हैं। नंबर 1 बात करते हैं, यह विधि सरल है और अंडे सेने में इसमें खर्च कम आता है। बिल्कुल दोस्तों, यह विधि सरल है क्योंकि इस पर मुर्गी जब बैठती है अंडों पर तो ना तो कोई खर्चा आता और ना ही इसमें कोई काम हमको कठिन लगता है। तो यह विधि कैसी है? सरल है। सेकेंड नंबर दोस्तों, यह विधि छोटे मुर्गी पालकों के लिए अच्छी है। आपकी विधि है जो छोटी मुर्गी पालकों के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि छोटे मुर्गी पालक के पास कम ही मुर्गियां होती हैं और एक मुर्गी जो कुड़क मुर्गी होती है वो लगभग 10 से 12 अंडे को एक बार में से सकती है। ठीक है दोस्तों, तीसरा है इस विधि में मुर्गी अंडे सेने के साथ चूजों को पालती भी है। बिल्कुल, मुर्गियों से जो आपके अंडे होते हैं, अंडों से चूजे निकलते हैं, तो चूजे निकलने के बाद जो मुर्गी होती है आपकी, वो चूजों को पालने का काम भी करती है। चौथा है दोस्तों इसका लाभ, इसमें अंडा सेने के लिए अलग से स्थान की आवश्यकता नहीं होती। सही बात है, अंडे जहाँ पर होते हैं वहाँ पर ही उसी स्थान पर अंडों मतलब कह सकते हैं अंडे वहीं पर रहते हैं और उनको अधिक से स्थान की जरूरत नहीं पड़ती और अलग स्थान भी नहीं चाहिए। इसको थोड़ा सा कम स्थान हो तो भी इससे काम चलाया जा सकता है प्राकृतिक विधि में। पांचवा लाभ है दोस्तों, इस विधि में अंडे सेने के लिए किसी भी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। सही बात है दोस्तों, जो प्राकृतिक विधि है यह तो नेचुरल है, इसमें कोई उपकरण कोई यंत्र की आवश्यकता नहीं होती। अगर हम देखें कृत्रिम विधि को, इसके अपोजिट है, क्योंकि उसमें हमको उपकरण एवं ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। ये अंडे सेने की जो प्राकृतिक विधि है इसके जो लाभ हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, अब इससे आगे हम बात करेंगे आपके अंडे सेने की जो प्राकृतिक विधि है उसकी हानियों की। ठीक है दोस्तों, तो हम बात कर लेते हैं अंडे सेने की प्राकृतिक विधि की हानियों की। हानि जो है दोस्तों, यह विधि बड़े मुर्गी पालकों के लिए अच्छी नहीं होती। बिल्कुल, क्योंकि यह विधि सिर्फ आपके छोटी मुर्गी पालक हैं जिनके पास कम मुर्गियां जो रखते हैं उनके लिए अच्छी मानी जाती है, लेकिन बड़े मुर्गी पालक हैं उनके लिए विधि अच्छी नहीं होती है। ठीक है, दूसरी हानि है दोस्तों, चूजों में बीमारी फैलने की संभावना अधिक रहती है। बिल्कुल, आपके चूजे रहते हैं, मुर्गी खुद पालन करती है उसका, तो उन चूजों में बीमारी फैलने की संभावना अधिक बनी रहती है, क्योंकि वो कहीं भी घूमते रहते हैं, सफाई का भी ध्यान नहीं रखते, तो इसलिए कह सकते हैं बीमारी फैलने का डर। अगर एक मुर्गी को हो गया तो सभी चूजों में यह बीमारी फैल सकती है। तीसरे दोस्तों, सफाई का भी ध्यान नहीं रखा जाता। बिल्कुल, सफाई का कोई ध्यान नहीं रखा जाता, ना तो अंडों की सफाई का ध्यान रखा जाता, ना ही चूजों की सफाई का कोई ध्यान रख पाता है, क्योंकि खुद मुर्गी उनका पालन करती है और खुद ही मुर्गी अंडे से चूजे निकालने सेने का काम करती है। चौथा पॉइंट दोस्तों, कुड़क मुर्गी का पता लगाना कठिन होता है। मैंने कल बताया था आपको कि कुड़क मुर्गी क्या होती है, तो कुड़क मुर्गी ही आपके अंडों पर बैठती है और वही आपके चूजों को पालने का काम करती है, तो उसका पता लगाना भी कठिन होता है कि कुड़क मुर्गी कौन सी होती है। ठीक है दोस्तों, पांचवा पॉइंट है, यह विधि व्यावसायिक दृष्टि से ठीक नहीं है। बिल्कुल, अगर आप कॉमर्शियल रूप में अगर मुर्गियों का पालन कर रहे हो, मुर्गी पालन बड़ा आपका धंधा है मुर्गी पालन का, तो यह विधि उस व्यावसायिक दृष्टि से ठीक नहीं है, क्योंकि इतनी कुड़क मुर्गी कहाँ से आएंगी जो अंडे सेने का काम कर सकेंगे। इसलिए यह विधि व्यावसायिक दृष्टि से क्या है? ठीक नहीं है। तो ये आपकी 4-5 हानियां हैं प्राकृतिक विधि से अंडे सेने की। जो हानियां हैं वो लाभ भी बताया मैंने आपको और हानि भी आपकी क्लियर कर दी। अब बात करेंगे हम, इससे पहले मैं एक बात बता दूं दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल के अलावा ऑनलाइन क्लास पढ़ना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट ज़रूर करें। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
दोस्तों नेक्स्ट है अंडे सेने की कृत्रिम विधि को समझाइए और इसके लाभ तथा हानियां बताइए। तो अंडे सेने की जो कृत्रिम विधि है वो क्या है, अब जान लेते हैं हम। दोस्तों अंडे कृत्रिम विधि का मतलब है इनक्यूबेटर द्वारा अंडे सेना। इनक्यूबेटर एक आपका उपकरण होता है, यंत्र होता है, उसके बारे में हम जानेंगे जो कि कैसे अंडे से, बस सेने का मतलब ध्यान रखना आप लोग, अंडे से चूजा निकलना है और इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में हेचिंग बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इनक्यूबेटर द्वारा अंडे से चूजे कैसे निकलते हैं उस विधि को हम अच्छी तरीके से समझेंगे। दोस्तों इस विधि में अंडे सेने के लिए इनक्यूबेटर का उपयोग करते हैं। इनक्यूबेटर एक यंत्र होता है। इनक्यूबेटर एक अलमारी नुमा यंत्र होता है। कैसा होता है, अलमारी के जैसा होता है, बड़ा यंत्र होता है और इसमें कई हजार अंडे हम एक साथ, इतना बड़ा यंत्र होता है कि जिसमें कई हजार अंडे एक साथ हम से जा सकते हैं। से जाने का मतलब एक साथ कई अंडों को रख करके उनसे चूजे प्राप्त किए जा सकते हैं। इनक्यूबेटर से जो अंडे निकलते हैं वह स्वस्थ बाहर निकलते हैं। ध्यान रखें, जो आपके इनक्यूबेटर से अंडे बाहर आते हैं वो कैसे आते हैं, स्वस्थ अंडे ही आपके बाहर आते हैं। स्वस्थ चूजे कहें, सॉरी अंडे तो नहीं, स्वस्थ चूजे बाहर निकलते हैं, किससे, अंडों से। अब इसके बात करें दोस्तों, यह तो कृत्रिम विधि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हम इसके लाभ की। तो इससे हमको क्या लाभ होता है, सबसे पहले दोस्तों यह विधि व्यावसायिक दृष्टि से बहुत अच्छी है। बिल्कुल यह विधि आपकी व्यावसायिक दृष्टि से बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर आप कॉमर्शियल रूप में बड़ा मुर्गी पालन कर रहे हैं तो वहां पर इसे बहुत अधिक लाभ होता है, क्योंकि बहुत सारे एक साथ हुए। दूसरा तो चूजों में रोग कम रखते हैं, क्योंकि हम सफाई का ध्यान रखते हैं, मुर्गी के साथ नहीं रहती, तो इससे क्या होता है, आपके रोग नहीं लगते हैं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, तापमान आवश्यकता से अनुसार कम या ज़्यादा भी कह सकते हैं। जो आपका इनक्यूबेटर होता है उसमें तापमान जितना ज़रूरत है उसके अनुसार किया जा सकता है, कम भी किया जा सकता है और अधिक भी किया जा सकता है। तो कहने का मतलब है उसको मेंटेन कर सकते हैं। चौथा दोस्तों, इस विधि में सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल आपकी यह विधि जो आपकी इनक्यूबेटर में सफाई जो होती है उसका विशेष ध्यान रख, बिल्कुल क्लीन रखते हैं, बिल्कुल पोछा लगा के एकदम क्लीन रखा जाता है, इसमें किसी प्रकार के बैक्टीरिया भी नहीं आ सकते हैं। पांचवा दोस्तों, किसी भी माह में अंडे से जा सकते हैं। बिल्कुल इनक्यूबेटर के द्वारा आप किसी, चाहे आपकी गर्मी हो, चाहे आपकी बरसात हो या सर्दी हो, तब भी आप अंडे को वहाँ में से चूजा निकलवा सकते हो, कभी भी आपको जब जरूरत पड़े तब, ठीक है। ये तो थे आपके कृत्रिम विधि से, अंडे सेने विधि से आपके जो लाभ थे। अब बात करते हैं हम इसकी हानियों की। दोस्तों हानियाँ क्या हैं, यह विधि कठिन है। बिल्कुल पहली बात तो यह विधि कठिन है, क्योंकि इस विधि में आपको बहुत सारे काम भी करने पड़ते हैं, इसमें बहुत 2-3 लोगों की भी जरूरत पड़ती है। और बात करते हैं देखो और क्या क्या अपन को चाहिए। पहले दूसरा नंबर पर दोस्तों, यह विधि छोटे मुर्गी पालकों के लिए अच्छी नहीं है। बिल्कुल छोटी मुर्गी पालक है जिसके पास 10, 20, 50 मुर्गी वह रखता है, तो वह उस मुर्गी पालक के लिए यह विधि अच्छी नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको यह विधि महंगी भी पड़ेगी, क्योंकि उसको इनक्यूबेटर चाहिए, इनक्यूबेटर में उसको ऊर्जा भी चाहिए फिर, क्योंकि लाइट की जरूरत पड़ेगी। लाइट नहीं है तो फिर उसको डीजल या पेट्रोल के द्वारा कोई यंत्र चलाना पड़ेगा, जिसके द्वारा वो कह सकते हैं दूसरी भाषा में कि मुर्गी पालक, छोटा मुर्गी पालक है, तो उसके लिए यह विधि ठीक नहीं है। तीसरा पॉइंट है, यह विधि महंगी है, क्योंकि इसमें खर्च अधिक होता है। बिल्कुल, क्योंकि इसका बिल भी आएगा लाइट का, आपको लाइट यूज होगी तो, है ना, मतलब जो ऊर्जा खर्च होगी उसका। और दूसरा ये है कि खर्च भी इसमें अधिक होता है, पैसे भी इसमें अधिक लगता है। चौथा दोस्तों, इनक्यूबेटर को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता, जो मैं अभी बता रहा था आपका, वही बात आपकी आ गई। तो ये आपकी दोस्तों कृत्रिम विधि से हानि है अंडे सेने की, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट है दोस्तों, इनक्यूबेटर का उपयोग करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए, या इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनक्यूबेटर का उपयोग कर रहे हो तब आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी सावधानी रखनी है दोस्तों। तो हमको निम्नलिखित सावधानी रखना चाहिए। सबसे पहली सावधानी है, इनक्यूबेटर का तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। बिल्कुल इनक्यूबेटर का जो टेम्परेचर है वो कितना फ़ारेनहाइट होना चाहिए, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा है कि इनक्यूबेटर में जो आर्द्रता है, आर्द्रता अपेक्षिक आर्द्रता बोलते हैं आपकी, यानी जो आपकी नमी की मात्रा है वो 60% होना चाहिए। आपका इनक्यूबेटर जो है उसमें कितनी नमी होना चाहिए, 60%, यानी आर्द्रता जो है वो 60% उसमें अंदर होना चाहिए, जहां पर हम अंडे सेने रख रहे हैं, यानी अंडे से चूजे निकलने का काम हो रहा है वहां पर, ठीक है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, इनक्यूबेटर में उचित वायु संचार होना चाहिए। बिल्कुल जो आप एक अंडे के लिए, जो भी अंडे हैं उनके लिए एक प्राकृतिक जो चीज़ें चाहिए वही आपकी इनक्यूबेटर में अंदर वैसी ही चीज़ें होना चाहिए, अन्यथा उसमें से अंडे से चूजा
नहीं निकलेगा। इसलिए उसमें उचित वायु संचार होना चाहिए जो अच्छी तरीके से अंडे से चूजे निकल सकें। चौथा दोस्तों सावधानी है, चौथी सावधानी रखनी है कि इंक्यूबेटर में 21% ऑक्सीजन होना चाहिए। बिल्कुल 21%, यानी आपकी वायुमंडल में भी 21% आपकी क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। तो उसी प्रकार इतनी ही प्रतिशत उसमें ऑक्सीजन होना चाहिए। किसमें, आपके इनक्यूबेटर में। पांचवा सावधानी है दोस्तों, इनक्यूबेटर में 0.3% से अधिक CO2 नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इससे अधिक अगर CO2 होगी तो आपके अंडे में चूजे बनेगी ही नहीं। तो कहने का मतलब मेरा ये है, इनक्यूबेटर में 0.3% से अधिक CO2 नहीं होना चाहिए। वायुमंडल में भी यही है, आपको पता होगा, अगर वायुमंडल का आपने संगठन पढ़ा होगा तो ठीक है ना, ध्यान रखना 0.3% से अधिक CO2 नहीं होना चाहिए। छठवां पॉइंट है दोस्तों, इनक्यूबेटर में अंडों को 24 घंटे में कम से कम 4 बार बदलना चाहिए। बिल्कुल 24 घंटे के अंदर इनक्यूबेटर में अंडों को 24 घंटे 4 बार जरूर पलटे, क्योंकि उससे अंडा आपका, अंडे में से जो चूजा निकलता है वह स्वस्थ निकलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी सावधानी रखनी है, वह मैंने आपकी क्लियर कर दी है और आपको अच्छी तरीके से उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मुर्गी पालन के सिद्धांत लिखिए। मुर्गी पालन के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों यह भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि प्रमुख सिद्धांत हैं जो हैं आपके मुर्गी पालन के, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमेशा अच्छी हेचरी से मुर्गियां खरीदना चाहिए। पहला सिद्धांत यह है मुर्गी पालन का कि हमको मुर्गियां अच्छी हेचरी, हेचरी का मतलब क्या है, जो हेचरी ऐसी जहाँ पे से अंडों से चूजे निकलते हो उस साला को हेचरी साला बोला जाता है ना। जैसे कोई भी है, जैसे कोई भी काम है तो उसकी हेचरी साला है। हेचरी साला का मतलब वो काम क्या करता है, चूजे जो है ना अंडे से चूजे निकलवाने का काम करता है। जैसे उसके पास इंक्यूबेटर हो 2-4 या मुर्गियां हो बहुत सारी, तो कहने का मतलब वही आपकी हेचरी साला होती है। तो हमको वहां से खरीदना चाहिए मुर्गियां जहां पे हेचरी साला अच्छी हो। दूसरा दोस्तों, हमेशा टीका लगी मुर्गी खरीदना चाहिए। टीका लगी मतलब क्या होता है, उनको कोई भी बीमारी से का जो पहले टीका लगता है ना, वही टीके उसमें पहले लग गए हों, वह मुर्गी हमको खरीदना चाहिए। क्योंकि नहीं, इससे आपको कोई भी संक्रमण बीमारी मुर्गी को हो सकती है, इसलिए उसमें टीका लगी मुर्गी हमको खरीदना चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट है दोस्तों, मुर्गियों का बीमा कराना चाहिए। बिल्कुल मुर्गियों का क्या कराना चाहिए, बीमा। क्योंकि कई बार कई बीमारियां ऐसी फैलती हैं कि मुर्गियां एक मुर्गी मरी तो ऐसा संक्रमण फैलता है कि पूरी मुर्गियां मर जाती हैं, पूरा फार्म ही खत्म हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो हमें उसका बीमा कराना चाहिए। क्यों, बीमा कराने से हमको जो भी मुआवजा है वो मुर्गियों का सरकार से मिल जाएगा, इसलिए। चौथी दोस्तों जो प्रिंसिपल है वो ये है कि बीमार मुर्गियों को स्वस्थ मुर्गी से अलग कर दें। अगर हमको किसी बीमार मुर्गी में लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उसे स्वस्थ मुर्गी जो है उनसे बिल्कुल अलग कर देना चाहिए। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, हमेशा एक ही वंश के मुर्गी एवं मुर्गी रखना चाहिए। बिल्कुल, अगर हमको नस्ल अच्छी रखनी है, नस्ल एकदम शुद्ध रखनी है, तो एक ही जाति के, एक ही नस्ल के मुर्गी एवं मुर्गी को फार्म पर रखना चाहिए। छठवां पॉइंट है दोस्तों, एक मुर्गी के साथ लगभग 8 से 10 मुर्गी रखना चाहिए। 8 से 10 मुर्गी से ज़्यादा हम लोग नहीं रख सकते। तो ये दोस्तों आपके मुर्गी पालन के प्रमुख सिद्धांत थे जो आपको क्लियर हो गए। अब बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंडज उत्पत्ति के लिए अंडों का चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, अंडज उत्पत्ति मतलब अंडा से चूजे निकलेंगे, निकालना है हमको, मतलब एक अंडा है सपोज दैट, उससे चूजा निकलेगा, अपन को जानकारी है। तो हमको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, अंडे हमने लिए, कौन कौन से अंडे हम उनका चयन करेंगे जिनसे चूजे निकले आगे चल के, तो कौन कौन सी बातें उनको समझ। क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ आना चाहिए, तभी आप उसका प्रॉपर आंसर दे सकते हो। ठीक है ना, तो निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, अंडों के निषेचन की जानकारी होना चाहिए। पहली बात, अंडा फर्टाइल होना चाहिए, निषेचन उसमें जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर निषेचन हुआ होगा तो ही अंडे से चूजे निकलेगा, चूजा बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो हमें निषेचन की जानकारी होना चाहिए, और निषेचन की जानकारी कैसे पड़ेगी, उसके आपको ज्ञान होना चाहिए मुर्गी पालन के बारे में। दूसरा दोस्तों, अंडा 1 सप्ताह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। जिस अंडे को आप ले रहे हो कि इसमें से चूजा निकलेगा, वह अंडा 1 सप्ताह पुराना
इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 सप्ताह से अगर ज़्यादा पुराना होगा तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें से चूजा निकले। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका अंडा गहरे भूरे रंग का होना चाहिए। बिल्कुल, आपका जो कलर है अंडे का वो कैसा होना चाहिए, गहरा भूरा होना चाहिए, तभी उसको अंडे ले। अंडज, अंडज का मतलब सीधा सीधा दोस्तों यही है, अंड मतलब अंडे, जा मतलब उसमें से जन्म यानी चूजे का जन्म। ठीक है ना। अंडा के जो आपका वजन है वो 55 से 57 ग्राम होना चाहिए। जिस अंडे को आप चूज कर रहे हो, जिसका चयन कर रहे हो आप उत्पत्ति के लिए, उसमें से चूजा निकले, तो उसमें लगभग वजन 55 से 57 ग्राम होना चाहिए और अंडा चमकदार होना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा है। तो दोस्तों ये है आपकी कौन कौन सी आपकी बातों का ध्यान रखना है, वह बात है जो आपको क्लियर हो गई होंगी। बात करते हैं आगे अंडज उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। मतलब अंडों से चूजे निकलने को प्रभावित करते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, तो उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है अंडों का आकार, साइज। तो दोस्तों मध्यम आकार के अंडों की अंडज उत्पत्ति अधिक होती है। ऐसा माना जाता है कि जो मीडियम साइज के अंडे होते हैं उनमें से चूजे अधिक निकलते हैं। ज़्यादा बड़े अंडे में से भी चूजा नहीं निकल पाता और छोटा अंडा भी होता है तो उसमें से भी चूजा नहीं निकलता। तो ध्यान रखें, मीडियम साइज के जो अंडे होते हैं उनमें से अंडज उत्पत्ति अच्छी होती है। ठीक है। दूसरा दोस्तों मुर्गी की आयु। मुर्गी की आयु भी अंडज उत्पत्ति को आपकी प्रभावित करती है। कैसे कि जवान मुर्गियों से प्राप्त अंडों की अंडज उत्पत्ति अधिक होती है। अगर आपकी ज़्यादा मतलब एज की उम्र की आपकी क्या है मुर्गी है, तो उसमें से उसके जो अंडे होंगे उनमें से चूजे निकलने के चांस आपके कम रहते हैं। तो ध्यान रखना, जवान मुर्गी जो होती है उसके अंडों में से चूजे निकलने के चांसेस अधिक रहती हैं, यानी अंडज उत्पत्ति आपकी सबसे अधिक होती है किसमें, जवान मुर्गियों में। तो मुर्गी की आयु भी प्रभावित करती है। तापमान कैसे, बहुत अधिक तापमान और बहुत कम तापमान भी अंडज उत्पत्ति को कम कर देता है। बिल्कुल दोस्तों, अगर तापमान अधिक ज़्यादा अधिक है और ज़्यादा ही कम है तो वह आपकी जो अंडे हैं उनमें चूजे पड़ने के कम मतलब कम चूजे उसमें से निकलने के चांस रह जाते हैं। तो ध्यान रखें, तापमान आपका मीडियम होना चाहिए। ऋतु का प्रभाव, ऋतु का प्रभाव भी पड़ता है दोस्तों। गर्मियों की अपेक्षा अगर हम सर्दियों में देखते हैं तो अंडों की अंडज उत्पत्ति अधिक होती है। मतलब अंडों में से चूजे कब अधिक बनते हैं, सर्दियों में, गर्मियों की अपेक्षा। गर्मियों में दोस्तों चूजे आपके कम निकल पाते हैं, किससे, आपके अंडों से। ध्यान रखें, सर्दियों में अधिक निकलते हैं। दोस्तों ये था आपका अंडज उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं जो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे, आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम आगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मुर्गी के अंडे की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन करना है हमको। सचित्र, इसका चित्र सहित बनेगा। चित्र तो मैंने आपको दिखा रहा हूँ, देखो इसमें क्या क्या होता है। आपकी बाह्य पतली ऊपर ऊपर आपको दिखा हुआ कवच होता है, कवच के नीचे पतली परत होती है, आपकी परत के नीचे अंदर के एल्बुमिन प्रोटीन होता है जो आपको दिखा रहा होगा, आंतरिक पतली सफ़ेदी है। और कवच है पीतक, पीतक सबसे अंदर वाला भाग, पीला भाग उसको कवच कहा जाता है, सॉरी पीतक बोला जाता है। बीजांड कोष होते हैं, वायु कोष होता है, कवच ऊपर की झिल्ली होती है। तो ये सब होता है, इनके बारे में ये आपको बस सिर्फ मैं दिखाई देने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से आपका चित्र आपको एग्जाम में बनाना है। अब इसके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे आगे। इससे पहले आप चित्र का इसके स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर ले लें। अब बात करते हैं इसके हम क्या क्या इसमें अंदर पाया जाता है। तो अंडे तो क्या क्या उसकी संरचना में उसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले है कवच, कवच यानी ऊपर वाला भाग। तो ये अंडे का सबसे बाहरी भाग होता है और अंडे का कवच कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ध्यान रखना, जो अंडा होता है ना, अंडे का जो ऊपर वाला भाग होता है ना, सफ़ेद कलर या भूरा कलर होता है ना, वह दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, विशेष याद रखना इसको। और यह अंडे के कुल भार का 11% होता है, मतलब टोटल अंडे का 11% ये ही आपका कवच होता है। दूसरा दोस्तों सफ़ेदी या एल्बुमिन, दूसरा वाला भाग की बात करें, कवच के नीचे वाला जो भाग होता है जिसको प्रोटीन बोलते हैं ज़्यादातर, वो एल्बुमिन है। बिल्कुल प्रोटीन ही है, एल्बुमिन प्रोटीन होता है अंडे में। दोस्तों कवच के नीचे एक सफ़ेद रंग का पदार्थ होता है जिसे हम सफ़ेदी या एल्बुमिन कहते हैं और यह अंडे के कुल वजन का 57% होता है। बिल्कुल दोस्तों, अंडे का सबसे ज़्यादा भाग होता है यही एल्बुमिन, आपने देखा होगा सफ़ेद कलर का होता है और ये कवच के जस्ट नीचे होता है, आपको पता हो, इसे ही सफ़ेदी कहा जाता है और एल्बुमिन भी इसी को कहा जाता है। इसमें ही सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, टोटल प्रोटीन यही रहता है। और ध्यान रखना, एक कुल अंडे का 57% भार इसी का होता है। ठीक है। नंबर 3 बात करते हैं पीतक। पीतक यानी आपका पीला वाला भाग सबसे बीच में रहता है, जो अंडे का गोल कलर का आपने देखा होगा, गोल होता है। जो अंडे खाते होंगे उनको पता होगा अच्छी तरीके से, अंडा नहीं खाओ तो भी आप लोग अंडा फोड़ के इसका अध्ययन कर सकते हो कि अंडे में क्या क्या
पाया जाता है। तो इसको पीतक बोलते हैं और यह अंडे के केंद्र में स्थित होता है, वो भी पीला भाग होता है। इसका कलर कैसा होता है? पीला होता है और केंद्र में यानी बीच में होता है दोस्तों, जिसमें खाद्य पदार्थ भंडारित रहता है। मतलब टोटल वसा इसमें जो रहता है ना वो इसी में रहता है। ये अंडे का भ्रूण होता है, ये कह सकते हैं। भ्रूण यानी यहीं से एम्ब्रियो बनना स्टार्ट होता है, फिर अंडे में यहीं से चूजा बनना स्टार्ट होता है इसी से, तो इसको भ्रूण भी कहा जाता है। और खाद्य पदार्थ इसमें भंडारित रहता है। और दोस्तों यह आपके कुल अंडे का 32% होता है। कितना प्रतिशत होता है आपका? 32% यही भाग होता है। तो अंडे की आंतरिक संरचना जो है वो आपको 3 भागों में करके तीनों भाग आपको समझा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ तीनों आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गए, यानी समझ में आ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका मुर्गी के अंडे का रासायनिक संगठन की। मुर्गी का जो अंडा होता है उसमें क्या क्या चीज़ें कितनी कितनी प्रतिशत पाई जाती हैं, हम बात करेंगे उसके कंपोजिशन के बारे में। तो कंपोजिशन यह चीज़ आपको पता है, याद करने की चीज़ है और आप लोग याद कर सकते हो। जैसे अब में आ जाइए, जल पाया जाता है मुर्गी के अंडे में। 72% नमी रहती है, ध्यान रखें। मॉइस्चर परसेंट कितना? वाटर परसेंट कितना? 72%। ध्यान रखें, मॉइस्चर जल एक ही चीज़ होती है, ध्यान रखें। दूसरा नंबर है प्रोटीन। तो मुर्गी के अंडे में 13% प्रोटीन पाई जाती है। कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है? 13% आपकी मुर्गी के अंडे में प्रोटीन पाया जाता है। बसा फैट की बात करें तो मुर्गी के अंडे में 14% फैट भी पाया जाता है। और चौथा नंबर पे है लवण, खनिज लवण 1% होते हैं और कार्बोहाइड्रेट 0.5%। तो ये सब चीज़ें मुर्गी के अंडे में क्या कितने प्रतिशत पाया जाता है वो आपको मैंने क्लियर कर दी। यह चीज़ भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसमें अभी और 4-5 क्वेश्चन और बकाया हैं, तो इनको लेकर आऊँगा मैं कल। दोस्तों यह चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं 12th एग्रीकल्चर, तो बिल्कुल इसकी क्लास चल रही है, आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सअप नंबर आपको अच्छी तरह का पता है, आप कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सअप पे भी हमसे पूछ सकते हैं। मोबाइल नंबर है दोस्तों 7224002628 पर आप कॉल करिए या व्हाट्सअप करके आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। दोस्तों हम आपका पूरा सिलेबस कराएंगे, आप लोग ध्यान। इसके बाद आपका पूरा सिलेबस करने के बाद आपकी पीएटी की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए आप आगे भी पढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे कि नए वीडियो के साथ। दोस्तों नमस्कार।